नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में और समझेंगे कि पेप्टिक अल्सर आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या सही में लक्षण दिखाई देते हैं और किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से पेप्टिक अल्सर जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। और आखिर में हम समझेंगे इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है उसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली एक तरह का घाव होता है जो हमारे स्टमक पार्ट में हो जाता है। अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है ड्यूडेनल अल्सर। देखिए, अगर बात करें गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में तो गैस्ट्रिक अल्सर बेसिकली हमारा जो स्टमक पार्ट होता है जो बेसिकली जे शेप का वैसे होता है, ध्यान दे लीजिए, ठीक है। ये जो हिस्सा है बेसिकली इसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक में किसी तरह का इसके इनर वॉल पे किसी तरह का अगर घाव हो जाता है बेसिकली, चाहे यहाँ पे हो जाए चाहे यहाँ पे हो जाए, अगर इंटरनल पार्ट में या फिर इंटरनल लेयर जो होती है बेसिकली या इंटरनल लाइनिंग होती है इस पे किसी तरह का अगर घाव हो जाता है बेसिकली तो इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अब बात कर लेते हैं ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। तो ड्यूडेनल अल्सर भी स्टमक से जुड़ा होता है लेकिन ड्यूडेनल अल्सर इस वाले पार्ट में नहीं होता है। ड्यूडेनल अल्सर बेसिकली यहाँ से जब ये स्टमक आगे बढ़ता है तो स्टमक बेसिकली इस तरह से टर्न हो जाता है, ठीक है। टर्न होकर के वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर के कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो हिस्सा होता है स्टमक के इस वाले पार्ट से यहाँ तक का जो पार्ट होता है बेसिकली इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। ये ड्यूडेनम जो होता है वो डी या फिर सी शेप का बेसिकली दिखाई देता है। इसमें अगर किसी तरह का घाव हो जाता है, ड्यूडेनम में अगर किसी तरह का घाव हो जाता है तो इसी को बोलते हैं हम ड्यूडेनम अल्सर या फिर ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि गैस्ट्रिक अल्सर बेसिकली जो स्टमक पार्ट होता है उसके अंदर किसी तरह का घाव हो जाता है या फिर किसी तरह का होल जैसी आकृति या विच्छेद जैसी अगर आकृति हो जाती है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और यही अल्सर बेसिकली अगर स्टमक पार्ट से आगे बढ़ करके इस वाले पार्ट में जो सी शेप का स्ट्रक्चर है बेसिकली पाइप जैसी आकृति होती है या फिर उस हिस्से में जो हिस्सा स्टमक से अलग होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कनेक्ट होता है उसमें अगर यही अल्सर या फिर इसी तरह का घाव या फिर इसी तरह का होल हो जाता है, किसी तरह का होल या फिर छेद हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। तो ये तो बात हो गई अल्सर के बारे में कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर आखिर होते क्या हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके सिम्टम्स बेसिकली क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेट में जलन होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, जैसे ही हम खाना खाते हैं बेसिकली तुरंत ही अगर बहुत तेजी से दर्द होता है तो ऐसे में आपको गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर की सिचुएशन बन सकती है। अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद अगर दर्द होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ड्यूडेनल अल्सर जैसी सिचुएशन बनती है। खाना खाने के तुरंत बाद से ही जो दर्द होता है उसमें गैस्ट्रिक अल्सर जैसी सिचुएशन बनती है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर जैसी सिचुएशन में बेसिकली खाना खाने के तुरंत बाद ही आपको दर्द होता है। और अगर खाना खाने के बाद थोड़ा गैप लेकर के 2 से 3 घंटे या 4 घंटे बाद अगर दर्द उठता है तो ऐसे में आपको ड्यूडेनल अल्सर जैसी सिचुएशन होती है। देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे खाना आकर के स्टोर हो जाता है, यानी कि जो ये स्टमक पार्ट है यहाँ पे खाना स्टोर हो जाता है। अगर स्टमक पार्ट में किसी तरह का घाव होता है, किसी तरह का अल्सर डेवलप हो गया है या फिर किसी तरह का होल या फिर छेद जैसी आकृति बन गई है तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही खाना यहाँ पे एंटर करेगा तुरंत ही आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आ करके उस घाव से टकराएगा और यहाँ पे कई सारे एसिड वगैरह निकलते हैं, सीएल वगैरह निकलते हैं जो इस घाव के ऊपर सीक्रेट होंगे या फिर जब ये घाव के ऊपर पड़ेंगे तो ऐसे में बहुत तेजी से जलन होगी, तो जिस वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन या फिर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। लेकिन जब यही खाना 2-3 घंटे यहाँ पे रह जाता है उसके बाद जब खिसकता है, बेसिकली जो खाना होता है वो स्टमक में 2-3 घंटे रुकता है, उसके बाद से वो धीरे धीरे खिसक करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो जैसे ही खाना 2 घंटे बाद यहाँ से खिसकना शुरू होता है तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके ड्यूडेनल पार्ट में किसी तरह का घाव है, किसी तरह का छेद है, किसी तरह की अल्सर जैसी कंडीशन है तो ऐसे में आपके जैसे ही खाना यहाँ पे एंटर करेगा तो इससे टकराएगा, यानी कि इससे फ्रिक्शन पड़ेगा या फिर इस पर रगड़ पड़ेगी। रगड़ पड़ने की वजह से आपको जलन और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही साथ आपको वोमिटिंग आना, आपको लगेगा कि आपका पेट जो है हमेशा फुल रहता है, आपका
खाने का मन नहीं होगा। जितनी फैटी चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड करेंगे, आपका बिल्कुल भी उन्हें देखने का भी मन नहीं करेगा। साथ ही साथ आपका जो पॉटी है या फिर आपका जो स्टूल पास आउट होता है उसमें डार्क रंग का ब्लड आएगा, यानी थक्के जैसा ब्लड भी आ सकता है। आपको बार बार स्टूल पास आउट करने का मन होगा, लेकिन आपका पेट जो है बेसिकली पूरी तरह से साफ नहीं होगा। आपको बहुत तरह की एसिडिटी की समस्या हो जाएगी, या फिर आपका जो पेट है बेसिकली उसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या, वोमिटिंग की समस्या, या फिर आपको उलझन जैसी महसूस भी हो सकती है गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर जैसी सिचुएशन में। तो ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स के बारे में कि बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स पेप्टिक अल्सर के दौरान यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर के दौरान हमारे शरीर में देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में कि बेसिकली वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर जैसी सिचुएशन या फिर गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर जैसी सिचुएशन हमारे शरीर में बन जाती है। बात करेंगे इसके कॉजेज के बारे में, तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉजेज बेसिकली लिखे हुए हैं जो पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर के सिचुएशन में हमारे शरीर में देखे जाते हैं, या फिर इन कारणों की वजह से पेप्टिक अल्सर जैसी सिचुएशन हमारे शरीर में हो जाती है। पहले की अगर बात करें तो पहला है एक तरह का बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टमक में अगर एंटर कर जाता है तो ऐसे में वहाँ पे एक कॉलोनी डेवलप करने लगता है, और वहाँ की जो इनर वॉल होती है बेसिकली जो इनर वॉल होती है स्टमक की उसको वो खाने लगता है, या फिर वहाँ पे एक तरह का घाव बना देता है। बेसिकली अगर बात करें हम स्टमक की तो स्टमक आपको पता है ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए वो कॉलोनी डेवलप कर लिया तो ऐसे में यहाँ की जो इनर लाइनिंग है बेसिकली उसको वो खाने लगता है, और ऐसे में यहाँ पे घाव बन जाता है जो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक अल्सर का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर की भी सिचुएशन बेसिकली बन सकती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है पेन रिलीविंग ड्रग्स। पेन रिलीविंग ड्रग्स बेसिकली जो दर्द निवारक जो दवाएं होती हैं अगर उसका ज़्यादा हम उपयोग करने लगते हैं या फिर हम ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हैं, हमें जरा भी दर्द हुआ हमने पेन रिलीविंग ड्रग खा ली, किसी भी तरीके की दर्द निवारक दवा खा ली, तो ऐसे में वो दवाएं बेसिकली हमारे स्टमक पे इफेक्ट डालती हैं और यहाँ पे एक तरह का एसिडिक इफेक्ट डालती हैं। एसिडिक इफेक्ट डालने की वजह से देखिए जब हम खाना लगातार तो खाते नहीं हैं, खाना खाएंगे तो कुछ देर बाद ये स्टमक का जो पार्ट है वो बेसिकली खाली हो जाएगा। अब जब ये खाली हो जाएगा तो ऐसे में अगर हम पेन रिलीविंग ड्रग्स हमेशा खाने की हमारी आदत है तो ऐसे में उसका हम ध्यान नहीं रख पाएंगे कि खाने के तुरंत बाद खा रहे हैं या फिर खाने के बहुत देर बाद खा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे वो ड्रग्स आकर के एक तरह का एसिडिक इफेक्ट डालेगी और इस वजह से जो इनर वॉल है बेसिकली स्टमक की वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी या फिर उसमें किसी तरह का घाव भी हो सकता है। तो बेसिकली पेन रिलीविंग ड्रग्स की वजह से भी हमारे शरीर में पेप्टिक अल्सर जैसी सिचुएशन देखी जा सकती है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है अदर मेडिकेशन। किसी तरह के आप एंटीबायोटिक लेते हैं या फिर और भी किसी तरह की जो दवाएं लेते हैं, अगर वो आप बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपको पता है कि जो दवाएं होती हैं वो एक तरह के एसिडिक इफेक्ट डालती हैं, तो बेसिकली यहाँ की वॉल को वो डैमेज कर देंगी या फिर जो ड्यूडनल वॉल है बेसिकली ड्यूडनल वॉल जो यहाँ की है उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती हैं, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर जैसी सिचुएशन हमारे शरीर में देखी जा सकती है अदर मेडिकेशन की वजह से। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या किसी तरह का धूम्रपान करते हैं, तो ऐसे में उनके अंदर पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर जैसी सिचुएशन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उनके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मौजूद है आपके स्टमक में, देखिए हमारे स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हेलिकोबैक्टर के कुछ अमाउंट मौजूद हो सकता है आपके स्टमक पार्ट में, ठीक है। ऐसे में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो एक तरह का इसको आप न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, जिस वजह से इसकी कॉलोनी और फास्ट डेवलप होती है और यहाँ के एरिया को बेसिकली या फिर हमारे जो स्टमक का एरिया होता है उसको ये ज़्यादा इंजर्ड करने लगते हैं या फिर वहाँ पे घाव डेवलप करने लगते हैं। या कह लें कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है अगर उनकी कॉलोनी बनी हुई है पहले से ही और उसमें अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल जो लोग पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, तो बेसिकली आपको बता दूं जो ये स्टमक होता है तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो एक तरह की म्यूकस लाइनिंग होती है। म्यूकस लाइनिंग बेसिकली ऐसी होती है, म्यूकस जो होता है वो एक तरह का चिकना सा पदार्थ होता है बेसिकली और इस इनर लाइनिंग पे मौजूद होता है जिसकी वजह से ही खाना आगे खिसक पाता है। अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो ऐसे में जो ये म्यूकस लाइनिंग है स्टमक पे पड़ी हुई, ठीक है, जो
स्टमक के इनर लेयर पे जो म्यूकस लाइनिंग होती है बेसिकली वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगती है। डैमेज होने की वजह से जो इसका चिकनापन है, ठीक है, जिसकी वजह से खाना आगे आराम से खिसक जाता है, वो कहीं ना कहीं इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे घर्षण होने लगेगा और खाना पूरी तरह से इस स्टमक से बाहर नहीं निकल पाएगा। उस वजह से आपके स्टमक पार्ट पे या फिर ड्यूडनल पार्ट पे पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर जैसी सिचुएशन बन सकती है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है स्ट्रेस। आपको पता है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, उसमें से एक पेप्टिक अल्सर भी आती है। देखिए होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ऐसे में हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है बेसिकली, जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही होती हैं वो कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाती हैं। ऐसे में हमारा जब ब्रेन काम नहीं करता, भाई हमने अपने ब्रेन को किसी एक तरफ डाइवर्ट कर दिया है, तो ऐसे में बहुत सारी क्रियाएं जो ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल होती हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी और हमारा जो स्टमक में जो मूवमेंट होना है या फिर जो इसके अंदर क्रियाएं हो रही हैं या यहाँ पे जो HCl का सिक्रीशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी या कह लें कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, जिस वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर जैसी सिचुएशन आपके शरीर में बन सकती है। अगली की बात करें तो ये है स्पाइसी फूड। अगर आप किसी तरह का स्पाइसी फूड खाते, देखिए कभी कदा स्पाइसी फूड खाना बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि जो आपका म्यूकस पार्ट होता है बेसिकली, जो ये इनर लाइनिंग पे जो म्यूकस मौजूद होता है वो आराम से इस फूड को अंदर की तरफ धकेल देता है या फिर अंदर की तरफ शिफ्ट करा देता है। लेकिन अगर आप लगातार स्पाइसी फूड खा रहे हैं जिसमें मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा होता है, तो बेसिकली जो मिर्च मसाला होता है, जो तीखापन होता है, उसकी वजह से जो ये म्यूकस लाइनिंग है बेसिकली वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगती है, या फिर जो स्टमक की लाइनिंग है बेसिकली इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगती है, जिस वजह से भी आपके अंदर पेप्टिक अल्सर जैसी सिचुएशन स्पाइसी फूड खाने की वजह से हो सकती है। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या बेसिकली कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर या कह लें कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर जैसी सिचुएशन हमारे शरीर में बन जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में कि क्या क्या डायग्नोसिस के तरीके होते हैं बेसिकली, जिससे डॉक्टर्स पहचानने का प्रयास करते हैं कि आपको ड्यूडनल अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है या किसी तरह का पेप्टिक अल्सर है या फिर नहीं है। देखिए अगर बात करें इसके डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस में बेसिकली आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से डॉक्टर ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया मौजूद है या फिर नहीं है। सेकंड की अगर बात करें तो ये आता है एंडोस्कोपी, ठीक है। आपका एंडोस्कोपी कराया जा सकता है। एंडोस्कोपी बेसिकली सबसे ज़्यादा अच्छा माध्यम होता है या कह लें कि सबसे सटीक तरीका होता है पेप्टिक अल्सर की जानकारी पाने का। एंडोस्कोपी में होता क्या है कि कैमरे वाली एक जैसी पाइप होती है, उसको पेट के अंदर डाला जाता है और देखने का प्रयास किया जाता है कि आपके स्टमक पार्ट में या फिर आपके ड्यूडनल पार्ट में कहीं पे घाव है या फिर नहीं है। तो बेसिकली ब्लड टेस्ट के माध्यम से और एंडोस्कोपी के माध्यम से इसका डायग्नोसिस बेसिकली किया जा सकता है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि एक तरह के बैक्टीरिया से होता है जिसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसकी वजह से भी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसे में आपको कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है बेसिकली, ताकि ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है इसको किल किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ तरह की एंटासिड्स भी दी जा सकती हैं, एंटासिड्स भी दी जा सकती हैं। एंटासिड बेसिकली हमारा जो स्टमक पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारा स्टमक पार्ट है, स्टमक पार्ट में यहाँ पे बहुत सारी एसिड रिलीज होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो ये एसिड यहाँ से रिलीज हो रही हैं उनका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम एंटा एसिड जैसी दवाएं देते हैं, उसके थ्रू यहाँ का जो एसिड होता है बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी कि इसके असर को, यानी कि जो एसिडिटी है बेसिकली उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे स्टमक में बेसिकली गैस्ट्रिक अल्सर सिचुएशन बन गई है तो उस पर किसी तरह का एसिड अटैक ना होने पाए। जब एसिड अटैक नहीं हो पाएगा तो ऐसे में जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो धीरे धीरे खुद ही हील हो जाएगा, यानी खुद ही उसका जो घाव है बेसिकली वो कहीं ना कहीं भर जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों तरीकों से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर इसके बचाव की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो लोग स्मोकिंग करना छोड़ दें या उसे अवॉइड करें। अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करें, थोड़ा सा स्ट्रेस लेने से बचें, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से आपको पता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो स्लो हो जाती है, जो
गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं बेसिकली, या फिर जो यहाँ पे एसिड वगैरह रिलीज होती है उनका अमाउंट बढ़ जाता है, उस वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे में स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, साथ ही साथ आप स्पाइसी फूड ज़्यादा ना खाएं। अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो अपनी आदत में सुधार लाएं, और अगर हो सके तो आप दही वाली चीज़ें या फिर जिसमें दही मौजूद हो, या बेसिकली आप प्लेन दही भी खा सकते हैं। अगर आप दही खाते हैं तो ऐसे में उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया आकर के यहाँ का जो पार्ट होता है या फिर जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है उसके असर को कुछ हद तक कम करते हैं। साथ ही साथ जो एसिडिक नेचर होता है हमारे स्टमक का उसको भी कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दही जैसी चीज़ों में या फिर दही अगर आप खाते हैं तो ऐसे में इससे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पेप्टिक अल्सर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि पेप्टिक अल्सर के बारे में, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर ड्यूडनल अल्सर के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।